गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 2 है वुमन हेल्थ एंड डिजीज का, जिसमें हम टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहले आएगा एड्स। जैसा कि आपको पता है कि 1981 के अंदर पहला केस रिपोर्ट हुआ था और इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है इट इज रिसीव्ड आफ्टर बर्थ। इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है ये, और डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम की हमारे अंदर कमी हो जाती है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, यानी कई बीमारियों के ग्रुप हमारे अंदर आ जाते हैं। ग्रुप ऑफ साइन, बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहले इस बीमारी का नाम था जो जो ये एड्स है, इसका जो वायरस है उसका नाम था HCLV, वुमन सेल ल्यूकीमिया वायरस 3। बाद में इसका नाम दे दिया गया HIV, वुमन इम्यूनो डेफिशिएंट वायरस। यानी ये वायरस ऐसा है जो केवल वुमन में कोज होता है। यदि इस वायरस को मैं बंदर के अंदर डाल दूं, डॉग के अंदर डाल दूं, तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। जिस तरह डिस्टेंपर डिजीज जो कुत्तों के अंदर होती है, उसके पैथोजन में वुमन के अंदर डाल दूं ना, तो वुमन को कोई बीमारी नहीं होती। उसी तरह यदि मैं बात करूं HIV की, तो ये वुमन के अलावा किसी में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो HIV नाम इसलिए है क्योंकि इट कैन अफेक्ट ओनली वुमन। दूसरी बात, एड्स जो बीमारी है इसकी वजह से सिर्फ ये नहीं है कि पार्टिकुलर सिम्टम्स आएंगे, डेथ हो जाएगी। हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि कोई भी बीमारी, जैसे टीबी हो सकती है आपको, टाइफाइड, मतलब कोई बीमारी ठीक नहीं होगी जो इम्यून सिस्टम से जो भी रिलेटेड है। इसलिए बड़ी खतरनाक स्टेज आ जाती है। दूसरा, इसके अंदर देखिए ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोलते हैं। ये पहला जो केस है 1980 के अंदर रिपोर्ट किया गया था, और जो इसका वायरस ढूंढा गया वो रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस का मतलब ये होता है बेटा कि जेनेटिक मटेरियल RNA है, उसके अंदर DNA नहीं है, और चारों तरफ प्रोटीन का कवर होता है। इसलिए जो इसका टेस्ट होता है ना, सबसे पहले ब्लड सैंपल हम दे के आते हैं, तो एलाइसा टेस्ट से चेक करते हैं इसको। किसे चेक करते हैं? एलाइसा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ऐसा नहीं है एलाइसा से सिर्फ एड्स ही करते हैं, और टीबी टेस्ट भी एलाइसा से हो सकता है। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसमें हम ये कहते हैं आपका सिफिलिस है, गोनेरिया है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? एलाइसा टेस्ट से चेक कर सकते हैं। एलाइसा में क्या होता है कि यदि मेरी बॉडी में कोई वायरस गया है, पैथोजन गया है, तो उसके खिलाफ क्या बन जाती है? एंटीबॉडी। वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है उसको इंटरफेरोन कहते हैं। नीट में आता है ये, क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरोन। यदि मैं अपना ब्लड सैंपल लूं, या तो मैं उसमें एंटीजन ढूंढ लूं या मैं एंटीबॉडी ढूंढ लूं, तो एंटीजन या एंटीबॉडी कोई भी चीज ढूंढ लेंगे तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये बीमारी है। क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है ना बॉडी के अंदर, वो भी एंटीजन स्पेसिफिक होती है। यदि मेरे अंदर टीबी के प्रति एंटीबॉडी बन गई, तो वो टीबी के अगेंस्ट ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है टीबी के एंटीबॉडी एड्स के खिलाफ भी काम कर देगी। यानी जैसे पार्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं ये, कि हर बीमारी की एंटीबॉडी अलग अलग होती है। तो दूसरे अंदर ये देखिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट है भाई, फैलता कैसे है ये। एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिस भी बंदे को पहले एड्स है, यदि उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया जाए तो उससे बीमारी फैलती है ये। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड, मान लीजिए मेरे अंदर ये वायरस है, मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, उसको बिना चेकिंग के यदि दूसरे को चढ़ा दिया तो उसको भी हो जाएगी बीमारी ये। और बाय इन्फेक्टेड नीडल्स, देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, ड्रग्स बहुत यूज करते हैं भाई। या पहले डॉक्टर क्या किया करते, एक ही जो अपना वो था ना, सिरिंज होती थी, उसी को यूज कर लिया करते उबाल उबाल के। और कई बार ज्यादा पेशेंट होते तो उबालते भी नहीं थे, उससे बहुत फैला करती। अब तो क्या हो चुका है कि मतलब एक बार यूज करके सीरीज डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है। उसी तरह कोई, जो आपने देखा होगा कई बार, जो रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं नशे के, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि पैसा इतना होता नहीं, तो वो ड्रग्स लेते हैं और सेम नीडल को यूज कर लेते हैं, तो सभी को हो जाता है। नेक्स्ट आता है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, रेजर वगैरह जो यूज करते हैं। और एक होता है प्लेसिंटा के थ्रू, मां से बच्चे में भी जा सकता है ये, पर चांस बहुत कम होता है।
पर इसमें के अंदर भी क्या होता है, यदि हस्बैंड वाइफ दोनों एड्स पेशेंट हैं तो यदि वो प्रॉपर काउंसलिंग करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, प्रॉपर जो आरएनए के खिलाफ जो मेडिसिन होती हैं रिट्रोवायरस के खिलाफ यदि मदर को भी दी जाए और बच्चे पैदा होने के बाद उसको भी दी जाए तो कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं 100%, पर चांस है कि 95-98% तक कि बच्चे को एड्स ना हो। और ऐसे बच्चे को लगभग सिजेरियन प्रोड्यूस किया जाता है ताकि प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड जो वायरस ट्रांसफर होना होता है बच्चे के अंदर वो ना हो पाए। तो ऐसा बहुत सारी मतलब इंडिया के अंदर भी डॉक्टर्स ने सफलता हासिल कर ली है कि हस्बैंड वाइफ दोनों यदि HIV पॉजिटिव हैं तो बच्चे के अंदर HIV वायरस नहीं पाया गया। पर उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। नेक्स्ट है ये पूरा प्रोसीजर देखो अभी ध्यान से। ये HIV वायरस है, रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस मीन्स इसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल है। ये सबसे पहले जाएगा और ये है हमारी ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल में भी कौन सी है, मैक्रोफेगस। कौन सी है, मैक्रोफेगस। ठीक है, मैक्रोफेगस वो मोनोसाइट सेल होती हैं जो मारती भी हैं एंटीजन को और इनगल्फ भी करती हैं। ठीक है, या चलो छोड़ो, मैक्रोफेगस एल्पर्टी सेल भी हो सकती है ये, या नॉर्मल ह्यूमन सेल हो सकती है। ये क्या करेगी ह्यूमन सेल में जाके, ये वायरस गया, जाने के बाद इसने अपना RNA होस्ट सेल में डाल दिया। अब DNA जा सकता है न्यूक्लियस के अंदर, होस्ट सेल की जो न्यूक्लियस है इसमें कौन जा सकता है, सिर्फ DNA जा सकता है। इस RNA ने इसके अंदर दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और दिखा रखे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम होता है जो RNA से DNA बनाता है। इस प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम होता है इसका, और ये RNA से DNA बना दिया, और जो RNA से DNA बनता है ना उसके आगे C लगा देते हैं छोटा सा, इसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री DNA। यानी ये प्रूफ है कि ये RNA से बना है, ताकि हमारे को पता लग जाए। वैसे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसके अंदर कुछ भी। तो RNA से DNA जो बनाओ ना, उस प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमेनिज्म। एंजाइम की जरूरत पड़ती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये DNA चला जाता है होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल की न्यूक्लियस के अंदर। होस्ट सेल में तो है ही ये क्या है, पूरी होस्ट सेल है, यहां से लेकर यहां तक ये इसमें चला गया न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस से ही सिग्नल आता है mRNA बन के। अब इसने अपना mRNA बनाया और अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया। यानी एक वायरस ने, ये 3 दिखा रखी हैं, लगभग 300-400 के करीब लगा लो, वायरस बन जाते हैं और इसकी सेल वॉल को तोड़ के ये बाहर आ गए। इस प्रोसेस का नाम क्या था, लाइटिक साइकिल। क्या नाम था, लाइटिक। किस तरह से एक वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाता है और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, ऐसे ही 1 से 200-300 के करीब निकलते हैं वायरस, तो कितनी सेल मरेंगी और कितनी ज्यादा इनकी संख्या बढ़ती चल जाएगी, वायरल लोड कितना बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये है कैसे एक वायरस ह्यूमन सेल में जाता है और किस तरह से अपना DNA बना के इसके न्यूक्लियस में जाके अपना प्रोटीन और अपना RNA बना के अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। बेटा इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 साल का है, पर 6 महीने से 10-12 साल भी लिखा होता है बुकों के अंदर। यानी आज यदि एड्स वायरस मेरी बॉडी में आया है, हो सकता है 6 महीने में सिम्टम्स आ जाए, बुखार होने लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है 10 साल भी लग जाए। डिपेंड करेगा बेटा कि मेरी इम्यूनिटी कितनी है। यदि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो 10 साल भी लग सकते हैं, और वीक है तो 6 महीने बाद भी सिम्टम्स आ सकते हैं। यानी एंट्री ऑफ पैथोजन से लेकर जो फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं, इसके बीच के टाइम पीरियड का नाम होता है इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट आता है, देखो ध्यान से, एड्स वायरस मैक्रोफेगस को मारता है। एड्स वायरस किसको मारता है, मैक्रोफेगस को। और मैक्रोफेगस को हम HIV फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हमें HIV फैक्ट्री। यानी HIV वायरस इसी में बनते हैं ज्यादा। जब ये मैक्रोफेगस की कमी होने लग जाए तो हेल्पर टी सेल को अफेक्ट करते हैं ये,
हेल्पर टी सेल डायरेक्ट एंटी, देखो टी सेल जो होती है ना, सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम, वो डायरेक्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती, पर वो एक्टिवेट करती है किसको? बी सेल को। उमोरल मीडिएट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, क्योंकि उमोरल मीडिएट इम्यून सिस्टम बी सेल जो बनाती है उससे प्लाज्मा सेल बनती है, और प्लाज्मा सेल बनाती है एंटीबॉडी। अब हेल्पर टी सेल ही मर जाएगी, जब हेल्पर ही मर गई तो बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएगी और इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगे। अब साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं किसी तरह से हेल्पर टी सेल मरे नहीं इससे, या हेल्पर टी सेल को कैसे रोका जा सकता है ताकि वो बी सेल को एक्टिवेट कर दे और फिर पैथोजन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दे, तो आदमी बच जाएगा। रिसर्च चली हुई है, पर अभी तक कुछ हद तक हमें कामयाबी मिली है, जैसे बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, HIV इंटर इनटू हेल्पर टी सेल, इसलिए एड्स वायरस सबसे पहले हेल्पर टी सेल को मारता है, मैक्रोफेगस को और हेल्पर टी सेल को, और हेल्पर मरने के बाद बी सेल एक्टिवेट नहीं होती, इससे एंटीबॉडी जो 2000 एंटीबॉडी पर सेकंड बननी थी वो नहीं बन पाती। इसलिए HMIS हुमोरल मीडिएट इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम काम मतलब प्रेजेंट होते हुए भी काम नहीं कर पाता। अब देखिए इसकी वजह से बार बार बुखार आता है, डायरिया, वेट लूज हो जाता है, और माइकोबैक्टीरियम टिब्बी हो सकती है। ऐसा नहीं है एड्स से कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी तो काम ही नहीं कर रही हमारी। स्किन डिजीज होगी वो ठीक नहीं होगी, वायरस, फंजाई और इवन टोक्सोप्लाज्म, मतलब कोई भी इंफेक्शन बॉडी में हो सकता है जिसको एड्स है, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर ये नहीं है कि किसी से डेथ होगी, पर यह भी माना गया है कि लगभग टीबी वगैरह से या कोई भी इंफेक्शन से बॉडी काम मतलब जो होती है इतनी डिस्ट्रॉय हो जाती है कि डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट HMIS बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बट एज नो हेल्पर टी सेल नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल डिक्रीज। यदि बॉडी में हेल्पर टी सेल नहीं है, नंबर डिक्रीज हो गया, तो इम्यूनिटी भी कम लो, ठीक है ना, और कोई भी पैथोजन आके बीमारी कोज कर सकता है बॉडी में। 1 दिसंबर को हम एड्स डे मनाते हैं ताकि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब जानकारी के बिना मरना ठीक नहीं है, कम से कम लोगों को अवेयर करें। और अवेयर सबसे बढ़िया पॉपुलेशन यदि हम देखी जाए तो सबसे ज्यादा अवेयरनेस किस उम्र में दी जा सकती है? 9th क्लास से लेकर जब तक बच्चा ग्रेजुएशन करता है तब तक बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जहां पे बच्चा अपना चरित्र का निर्माण कर सकता है, अपना कैरियर बना सकता है, और यहीं पे वो टाइम होता है जहां पे संगत की वजह से वो नशे में, किसी भी बीमारी में, या कोई भी ड्रिंकिंग वगैरह के हैबिट्स में, जुआ खेलने के हैबिट्स में फंस सकता है। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत जरूरी है, और इसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है? फ्रेंड सर्कल का होता है। पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इस उम्र में, मम्मी पापा का, पर क्योंकि एडोलेसेंस स्टेज है तो मम्मी पापा की बात थोड़ी सी बच्चों को समझ में कम आती है, हालांकि बाद में आती है जब तो नुकसान हो चुका होता है। टीचर्स का, इवन सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं उनका, ठीक है, और डॉक्टर्स की काउंसलिंग वगैरह का। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, प्रिवेंशन ऑफ, अच्छा एक दूसरा ये देखिए, HCLV नाम था इसका पहले, ह्यूमन सेल ल्यूकीमिया वायरस। LSI टेस्ट करते हैं, और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लोटिंग से। कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लोटिंग। जिनको HIV पॉजिटिव मिल गया तो क्या होता है, ये दवाइयां आती हैं कुछ, AZT, जाइडोथाइमिडिन, जाइडोविडिन, ठीक है ना, डाइनोसाइन, ये जो मेडिसिन होती है ना भाई, ये डॉक्टर्स देते हैं, काफी महंगी होती है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है उनको, क्योंकि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो रेड रिबन सिग्नल देखा होगा ना आपने, ऐसे रेड रिबन बना होता है एक, ये रेड रिबन क्लब भी बनाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, सोसाइटी को जागरूक किया जा सके। बैनर लगा के, रेल लगाते हैं, काउंसलिंग की जाती है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, वीडियो बना के क्लिप डाली जाती हैं, ठीक है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है भाई, WHO होगी, ये भी क्या करती हैं, सारे के सारे जागरूकता फैलाते हैं, कॉलेजेस में जाके कैंप लगा के, डॉक्टर जाके बताते हैं आपको, और इसके डर के बारे में बताते हैं। कोई इलाज नहीं है, 100% डेथ है इसके अंदर, पर इन दवाइयों की वजह से हम इसको थोड़ी सी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक मैंने बताया था सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, रेड रिबन क्लब, ये निशानी होती है किसकी भाई? नैको वालों की, जो एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाते हैं।
देखो वेस्टर्न ब्लोटिंग से तो प्रोटीन टेस्ट करते हैं हम। मैंने बताया था एक टेक्निक थी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, एग्रो जेल रेड अलगी से मिलता है, उसको पानी में घोल दो और एक प्लेट बना दो, इसको बोलते हैं एग्रो जेल प्लेट। डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया, एग्रो जेल एक प्लेट बना ली, ये एग्रो जेल की प्लेट होगी भाई, यहां पे छोटे छोटे वेल बना लो, वेल का मतलब पिट बना लिए छोटे छोटे, कुएं बोलते हैं जिसको। इस साइड में हमने एक नेगेटिव चार्ज की करंट पास कर दिया बिल्कुल लाइट, और इस साइड में पॉजिटिव। ये एग्रोज जेल प्लेट है, क्या ये एग्रोज जेल प्लेट। एग्रोज क्या करता है, रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है। और यहां पे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया हमने, इस पे क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देगा। फिर हम इसमें एल्कली डाल देंगे, NaOH। जैसे NaOH डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये डबल स्टैंडर्ड क्या बन जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएंगे। इसको बोलते हैं जीन लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं इसको। अब इस जीन लाइब्रेरी को, क्योंकि डीएनए के छोटे छोटे बड़े सेगमेंट है, वो सारे इस वेल में डाल दो और करंट पास कर दो। 250 वोल्ट नहीं करना, 2-4 जो होता है मिली वोल्ट का। तो हम देखेंगे कि जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो धीरे चलेंगे और जो स्मॉलर हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो ये सेपरेशन हो जाएगा डीएनए का, क्योंकि डीएनए के ऊपर ओवरऑल कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए जेल। दिस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। और क्योंकि ये एग्रोज प्लेट यूज की है तो एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी आएगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो ये देखिए ध्यान से, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डीएनए लिया, इस पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, मोलिकुलर नाइफ बोलते हैं, मोलिकुलर स्कैपुल बोलते हैं इसको। तो इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया स्पेसिफिक साइट से, फिर इसमें अल्कली डाल दिया या थोड़ा हीट कर दिया, तो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल कैसे बन जाएंगे, सिंगल स्टैंडर्ड। ये डाल दिया हमने इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसको रख दिया। हमने देखा भाई डीएनए नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव तरफ। लार्जर मॉलिक्यूल धीरे चलेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल फास्ट चलेंगे। तो ये सेपरेशन हो जाएगा डीएनए सेगमेंट का। दिस इज कॉल्ड एग्रोज जेल प्लेट इलेक्ट्रोफोरोसिस। क्या बोलेंगे इसको, वैसे जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस नाम है, पर क्योंकि एग्रोज जेल प्लेट यूज किए तो हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस टेक्निक बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, यदि डीएनए है ये, मान लीजिए इसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर रख दो, इसको नाइट्रोसेलुलोसिस के ऊपर रख दो, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये निशान जो है इसके, और इसमें ना इथिडियम ब्रोमाइड डाई डाई डाल के, इथिडियम ब्रोमाइड डाई, इथिडियम डाई ब्रोमाइड ले सकते हो। अल्ट्रावायलेट लाइट जब लगाओगे तो ये ऑरेंज कलर के, रेडिश कलर के दिखाई दे जाएंगे आपको, ठीक है ना। इससे डीएनए के बैंड विजिबल हो जाते हैं। अब इसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर ले लेंगे और नाइट फुल लाइट के लिए रख देंगे, तो सुबह सुबह हम देखेंगे इसके निशान यहां पे भी चिपके होंगे, यानी फिक्स पोजीशन हो जाएगी उनकी। इसको बोलते हैं ब्लोटिंग। क्या बोलेंगे, ब्लोटिंग का मतलब चिपकना, ठीक है ना। अब ये ब्लोटिंग किया हमने, तो यदि हमने डीएनए का ब्लोटिंग किया है तो क्या बोलेंगे इसको हमें, साउदर्न ब्लोटिंग। यदि हमने आरएनए लिए हैं इसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लोटिंग, और हमने प्रोटीन लिया तो क्या बोलेंगे, वेस्टर्न ब्लोटिंग। और एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है बेटे, वेस्टर्न ब्लोटिंग होता है। क्या होता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग। अब दूसरी खतरनाक बीमारी है भाई, कैंसर। आज के दिन पोल्यूशन की वजह से ना बहुत ज्यादा पेशेंट कैंसर के हो रखे हैं, और रीजनल इंस्टीट्यूट है रोहतक पीजीआई के अंदर, तो कि जो पूरा एरिया है इसको ये कवर करेंगे। उधर से चंडीगढ़ पीजीआईएमआर जो है अपने चंडीगढ़ पीजीआई है वो वहां पे है। दिल्ली में एड्स का सेंटर बना रखा है एम्स के अंदर, और अभी तो आपको पता है एक बादली झज्जर के अंदर भी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बन चुका है। अब देखिए ध्यान से, कैंसर जो है बहुत भयानक बीमारी है भाई, लगभग एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ, यानी ज्यादातर आजकल डेथ किससे हो रही है भाई, कैंसर से हो रही है। एक हेफलिक लिमिट होती है भाई, एक नॉर्मल सेल तो डिवाइड करती है 40 से 60 बार। कितनी बार,
एक बार मैंने 17 से 23 बोला था शायद कहीं पे, और 17 से 23 क्या होता, 17 से 23 बार डिवाइड कब होता है, जैसे ये हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी, फिर 17 से 23 बार डिवाइड होके 300 से 400 मिलियन एल्वोलाई बन जाते हैं, विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लेसिथिन नाम का प्रोटीन होता है जिसे चिपकते नहीं है, और यदि वो एल्वोलाई फट जाएं तो बीमारी हो जाती है एम्फाइसीमा। क्या नाम होता है? और यदि लंग्स के ऊपर, यदि लंग्स के ऊपर यदि हम बात करें, ऊपर प्लूरल कवरिंग होती है, पैराइटल प्लूरोन, विसरल प्लूरोन, और उस कैविटी का नाम है प्लूरल कैविटी, उसमें फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। कई बार वो फट जाए, ठीक है ना, तो इस बीमारी का नाम होता है न्यूमोथोरेक्स, लंग्स डैमेज होने लग जाते हैं। क्या नाम होता है उसका? न्यूमोथोरेक्स। तीसरी बीमारी पूछते हैं सिरोसिस। जो आदमी अल्कोहल ज्यादा लेता है ना, तो क्या हो जाता है कि लीवर के ऊपर फैट जमा होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं फैटी लीवर। क्या नाम होता है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होने के बाद लीवर की सेल बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, लीवर की सेल चोक हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। इस बीमारी का नाम होता है सिरोसिस। इसमें लीवर ट्रांसप्लांट ही किया जाता है। और आपको पता है ह्यूमन बॉडी में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है। फिर डोनर मम्मी पापा भाई बहन को देख के उसका 25% हिस्सा लिया जाता है, क्योंकि उसमें तो वो आ जाता है वापिस, जिसमें डाला गया है उसके अंदर भी धीरे धीरे वो ग्रो करने लग जाता है। यानी रीजनरेशन पावर ह्यूमन के अंदर सिर्फ किसमें है? लीवर में है। और एंडोमेट्रियम टिश्यू इन फीमेल यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई, देखिए एक नॉर्मल सेल जो होती है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। एक नॉर्मल सेल मैंने बताया था 40, 50, 60 बार डिवाइड करती है, पर एक कैंसर सेल जब तक डिवाइड करेगी जब तक न्यूट्रिशन खत्म ना हो, मिलता रहेगा। देखिए ध्यान से, एक दूसरा सेल, दूसरा होता है इमोर्टल, यानी ये सेल कैसे हो जाती हैं? अमर हो जाती हैं, मरती नहीं है, जब तक इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा ग्रो करती रहेंगे। एक है डिवाइड टिल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। कॉन्टैक्ट सेल इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक सेल तो यहां से डिवाइड होती चल रही है, ठीक है, और दूसरी सेल यहां से डिवाइड होती चल रही है। नॉर्मली जब ये आपस में दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगी ना, जैसे नॉर्मली कॉन्टैक्ट में आ गई है, तो दे स्टॉप डिवाइडिंग, ना ये डिवाइड करेगी ना ये डिवाइड करेगी। पर मान लीजिए एक सेल कैंसर सेल बन गई, ये ब्लैक वाली दिखा देता हूं मैं, ये डिवाइड करेगी, यानी बंद, इन्होंने बंद नहीं किया अपने आप को डिवाइड करवाना, क्योंकि कैंसर सेल है ये, तो ये डिवाइड करती रहेगी, उनको जगह कम मिलेगी, और ये सेल क्या करेंगे भाई? धीरे धीरे ट्यूमर बना देंगे। यहाँ पे क्या बना देंगी? ट्यूमर बना देंगे, और ये इस सेल के एरिया को इन्वेट कर जाएंगी, अंदर जाने लग जाएंगी, तब हमारे को पेन महसूस होगा। ठीक है, अब जैसे एक बंदे की स्टडी की गई तो उसके आंखों का विजन धीरे धीरे कम हो रहा था, जब उसकी एमआरआई की गई थी ब्रेन की, तो पता लगा कि ब्रेन में ट्यूमर है, और ट्यूमर बढ़ता बढ़ता ऑप्टिक नर्व को हार्म करने लग गया। अब ऑप्टिक नर्व क्या करने लगी? ब्लिंकिंग करने लगी, कभी दिखाई देता था कभी नहीं दिखाई देता, सुबह दिखाई देता दोपहर को दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर्स ने कहा इस ट्यूमर को निकलवाओ या इसको साइज घटवाओ, इसका किसी भी तरह से, वो देखेंगे न्यूरो वाले, नहीं तो इसका विजन भी चला जाएगा, ठीक है ना, ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी, स्प्रेस हो जाएगी, नस दब जाएगी इसकी। तो ये जो कैंसर बन गया ना, इसका नाम होता है ट्यूमर, और इस ट्यूमर का नाम होता है बिनिंग ट्यूमर। क्या नाम होता है? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता नहीं है। पर कुछ समय बाद हम देखते हैं ये जो ट्यूमर है ना, ये केमिकल रिलीज करने लग जाएगा, स्टिमुलेटर फैक्टर रिलीज करने लग जाएगा, तो साथ वाली सेल भी डिवाइड करना शुरू कर देगी, यानी कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैलने लग जाता है। इसका नाम होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? मूविंग फेज ऑफ कैंसर। क्या नाम होता है? मूविंग फेज ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। एक नॉर्मल सेल जब कैंसर सेल बन जाती है, इसको न्यूप्लास्टिक ग्रोथ बोलते हैं, या न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, या ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ओंकोलॉजी क्या होता है? वो डिपार्टमेंट जहां कैंसर का इलाज किया जाता है। पीजीआई में जब जाओगे, किसी भी बड़े हॉस्पिटल जाओगे, तो ओंकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, यानी जो कैंसर की
ट्रीटमेंट करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट जो फीमेल स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, ओस्टियो जो ऑर्थो वाले कार्डियो वाले होते हैं, गैस्ट्रो वाले डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी होते हैं, सिंपल मेडिसिन के जनरल फिजिशियन होते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग फील्ड होते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। एमबीबीएस के बाद जैसे किसी ने एमडी किया, एमडी या एमएस किया, सर्जरी में किया, फिर सुपर स्पेशलिटी होते हैं भाई, वो न्यूरो सर्जन बना है, कार्डियक सर्जन बना है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन बना है, वो सुपर स्पेशलिटी आ चुकी है टाइम। और आज का जो टाइम है सुपर स्पेशलिटी में आता है। कोई भी आदमी नॉर्मल डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करवाता, वो कहाँ जाएगा, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, क्योंकि उसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड में। इसलिए सक्सेस रेट बहुत बढ़ चुका है। मूविंग फेज ऑफ कैंसर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ वायरस भी ढूंढे गए हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है ना। अब इनकी रिसर्च चली हुई है, पहले चूहे के ऊपर करके देखते हैं, फिर रैबिट के ऊपर, फिर मंकी के ऊपर, फिर ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया जाता है इसका, ठीक है ना। आगे कहता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज। एक्सरेज कोशिश करवानी चाहिए हमारे को, ना करवाना पड़े, पर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो मजबूरी होती है हमारी करवानी, क्योंकि एक्सरेज जो होते हैं ना भाई, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये कैंसर कोज करती है। इसलिए हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, बच्चे जब साथ में मान चले गए पेशेंट के साथ में, जब उसका एक्सरे उतर रहा हो ना, आप ध्यान से देखोगे रूम में जाके कैसे उतर रहा है, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो उतारने वाला जो टेक्नीशियन होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियोग्राफर होता है, वो भी एक लोहे की प्लेट होती है, उसके पीछे खड़ा होकर बटन दबाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है। आप सोच रहे हो मूवी की तरह को लाइट आएगी, इसको स्कैन करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ बटन दबाया तब तक हो चुका होता है, तुमको चले जाओ। पर नुकसान क्या होता है कि ये ना इन्वेसिव टेक्निक होती है, हानिकारक टेक्निक है। सिटी स्कैन इससे ज्यादा है, लगभग 100 एक्सरे इकट्ठे उतरवा लो तब एक सिटी स्कैन जितना नुकसान होता है। इसलिए जिस पेशेंट को उतराना होता है वो तो ठीक है भाई, मजबूरी है उसकी तो, क्योंकि उसको जान को वैसा ही खतरा है। एमआरआई नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, इन्वेसिव टेक्निक होती है बेटा हानिकारक, जो नुकसान करती है। एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये नुकसान करती है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है, जैसे आपने बीपी चेक करे थे 50 बार कर लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो चाहे 50 बार करवा लो, जो आप एमआरआई करवाते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको बोलते हैं, एनएमआर बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है ना, इसमें कितनी बार करवा लो, आपको नुकसान नहीं होता। आपको थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर लो, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। इन्वेसिव टेक्निक में क्या आती है, एक्सरेज, गामा रेज या सीटी स्कैन जो होता है, ये इन्वेसिव टेक्निक है बेटे। कौन सी टेक्निक है ये, इन्वेसिव। दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती हैं ए बी सी, ठीक है ना, जो आप देखते हो, अल्ट्रावायलेट लाइट से बचने के लिए क्या होता है, जब ओजोन होल के पास वहां पे छेद पाया गया था, ओजोन होल के नाम से जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के आदमी क्या स्किन पे क्रीम लगाते हैं ना, ताकि अल्ट्रावायलेट लाइट इंटर ना कर सकें। पर ज्यादा कैंसर किसके चांस होते हैं भाई, एक्सरेज और गामा रेज से, ये कम हानिकारक होती है। अब आता है भाई, क्योंकि हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उसको तो जो ओजोन लेयर होती है ना, ऑक्सीजन ऊपर जाके O3 में बदल जाती है, तो ओजोन लेयर रोक देती है उसको। उसी तरह ऐसे वायरस जो कैंसर कोज करते हैं उसको ओंकोजेनिक वायरस बोलते हैं भाई। और इसकी अच्छी बात क्या होती है, कैंसर यदि अर्ली स्टेज में पता लग जाए ना तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पर कैंसर जैसी बीमारियां हम लोग जागरूक नहीं है। जापान वगैरह के अंदर हम देखते हैं तो क्या करते हैं, रूटीनली चेकअप करते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस होता है हर एक आदमी का, और वो आगे रिन्यू तभी होगा जब उसको साल में रिपोर्ट देनी पड़ती है अपने सैंपल की। हमारे यहाँ पे तो पहले खुद इलाज करेंगे, फिर मेडिसिन स्टोर से ले आएंगे। रूल नहीं है, मेडिकल स्टोर वाला आपको सिंगल मेडिसिन भी दे सकता रूल के अनुसार, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप सिंगल एक टैबलेट भी ले सकते हैं वहां से। और हमारे यहाँ पे पता लगता है डॉक्टर से ज्यादा दवाई तो उसी से मिल रही है। दूसरे क्या होता है, हम रूटीन चेकअप नहीं करवाते, हम अपने आप तुक्के लगाने लग जाते हैं, सलाह लेने लग जाते हैं। खांसी भी होगी, पहले इनको कहेंगे चाय पी लो, फिर अदरक ले लो, फिर तुलसी के पत्ते डाल लो, फिर देखेंगे बाद में पता लगता है टीबी मिली वो। तो बीमारी का जल्दी पता लग जाता है जब वायरल लोड, पैथोजन लोड कम होता है बॉडी में, तब इलाज ज्यादा बढ़िया है। अब कैंसर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थ स्टेज में पता लगता है लगभग हमारे को। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में तो कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को गर्दन में हो गया, लिम्फ नोड में हो गया, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक मास्क बनाते हैं ताकि उसमें रेडिएशन ना जाए, और डेली 20 से 30 लगाते हैं, सेक लगाना बोलते हैं, रेडियो थेरेपी बोलते हैं उसको। तो एक पार्टिकुलर पिन टारगेटेड होती है। आजकल जो मशीन है ना, बिल्कुल पहले तो कोबाल्ट वाली जो मशीनें थी, देखो बताता हूं आपको मैं, एक्सरे से पता लग जाता है, फिर और ज्यादा जांच करें, सिटी स्कैन करवाते हैं,
फिर MRI या NMR, ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI करवाते हैं, पता लग जाता है कैंसर है। नहीं तो एक आजकल आता है पेट स्कैनिंग, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग बोलते हैं, ये 30-35 हजार रुपए का टेस्ट होता है। इससे बिल्कुल 2 mm का भी यदि कोई ट्यूमर बनने लग रहा है ना, उसी टाइम पता लग जाता है। हमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पता लग गया ना, ये मतलब हमें अंधविश्वास की तरफ ना जाके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। उसी तरह सिलेबस में नहीं है पर पता होना चाहिए, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। टैबेको पीने वालों को लंग्स कैंसर के चांस होते हैं। कार्सिनोमा होता है, 80% कैंसर है, इपिथेलियल सेल के अंदर होता है, जैसे ब्रेस्ट में हो जाए, सर्वाइकल कैंसर हो जाए, ठीक है ना, जो जो फीमेल की वेजिनल ट्रैक होती है, सर्वाइक्स जो यूट्रस की ओपनिंग होती है, वहां पे कैंसर होने के चांस होते हैं। ब्रेन, लंग्स, स्टोमक कैंसर, मसल्स में हो जाए तो मायोमा, ओमा लिख दे ना तो समझ लो कैंसर ही है। मेलेनोसाइट, मेलेनोमास, ठीक है, ग्लैंड्स में अंदर हो जाए तो एडिनोकार्सिनोमा। मीजोड्रम से जो टिश्यू बनते हैं, जैसे मसल्स बनते हैं, बोन बनती हैं, तो ये सार्कोमा बोलते हैं इसको। बोन में हो जाए तो ओस्टियोमा, एडिपोस टिश्यू में हो जाए तो लाइपोमा, लिम्फोइड टिश्यू में हो जाए लिम्फोमा, और लिम्फ नोड और स्प्लीन में हो जाए तो होडकिन डिजीज बोलते हैं इसको। ल्यूकीमिया होता है बेटा ब्लड कैंसर। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर 4000 से लेकर 11000 WBC होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब एरिया के अंदर। तो WBC होती है सोल्जर। अब मान लीजिए किसी एरिया में पुलिस या आर्मी ज्यादा घूम रही है, जम्मू कश्मीर वाली आर्मी एक एरिया में ज्यादा घूम रही है, इट मीन्स क्या है कि वहां पे कोई ना कोई मिलिटेंट होने की संभावना है। तो यदि बॉडी में WBC बढ़ जाए, नॉर्मली 4000, 5000, 7000, 8000, 10000 तक होती है, किसी में 12-13 हजार है, इसका मतलब थोड़ा मोटा इन्फेक्शन है। मान लीजिए 15-20 हजार है, इसका मतलब टीबी होने के चांस है। और मान लीजिए 20 हजार से ऊपर WBC आ गई, इट मीन्स कैंसर है, ल्यूकीमिया है। यानी सोल्जर बॉडी में घूम रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर भी घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि कहीं किसी एरिया में, मान लीजिए हम सैटेलाइट से देखें, हम देखें भाई इस पार्टिकुलर एरिया में पुलिस बहुत गश्त कर रही है आज और दिनों की अपेक्षा, इसका मतलब उस एरिया में कोई वारदात हुई है, तभी वो सोल्जर घूम रहे हैं। देखो ध्यान से, तो ये सेम बात यहीं पे है। एंटीपायरेटिक्स बीमारी क्या होती है बेटा? जब भी बुखार हो जाए या पेन, दर्द हो बहुत ज्यादा, तो PCM पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल एनाल्जेसिस भी होते हैं, पेन किलर भी होती है और एंटीपायरेटिक्स भी होती है, बुखार भी उतारती है। क्योंकि बुखार कौन कंट्रोल करता है बेटा? टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना, या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सरे वगैरह, CT स्कैन, MRI करते हैं, एक होती है रेडियोथेरेपी करना। जिस बंदे को कैंसर हो जाता है ना, तो पहला इलाज क्या करेंगे भाई? सबसे पहले तो उसको सर्जरी से उस पार्टिकुलर ट्यूमर को निकालने की कोशिश करते हैं, सिंपल सर्जरी से। और आजकल तो रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है। यदि 1 mm है ना, यदि 1 mm का भी है तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंटेड 1 mm ही वो निकाल लेंगे। फिर क्या करते हैं? उसका सैंपल लेके उसकी माइक्रोटोमी करते हैं, सेक्शन काटते हैं, हिस्टोलॉजिकल जो होती है उसकी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और वो देख लेते हैं कहां तक फैला हुआ है ये। दूसरा भाई, कीमोथेरेपी करते हैं, यानी ऐसी केमिकल इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर जिससे आपने देखा हुआ जो कैंसर की जिसको कीमोथेरेपी लगती है ना, उसके बाल उठ जाते हैं सारे, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है, ब्लड बनना बंद हो जाता है। ये साइड इफेक्ट होते हैं, पर डॉक्टर उसको कवर कर लेते हैं मेडिसिन देके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके। तो कीमोथेरेपी से 3-4 कीमो लग जाती हैं तो जितनी भी कैंसर सेल है वो सारी मर जाती हैं उससे। पहला तो हमने क्या किया, जो ट्यूमर था उसको सर्जरी से रिमूव कर दिया। दूसरा रेडियोथेरेपी, उसके चारों तरफ रेडिएशन डाल डाल के उस टिश्यू को डैमेज कर दिया। और उसकी दिक्कत क्या होती है? मान लीजिए गर्दन में है तो चारों तरफ सूजनानी शुरू हो जाती है, वो भी कंट्रोल धीरे धीरे होता है। फिर जो थोड़ा बहुत फिर बच गया तो उसको कीमो दोबारा हम निकाल देते हैं, तो कैंसर का इलाज पॉसिबल हो जाता है। हालांकि स्ट्रगल होता है। कौन सा क्रिकेटर था भी जिनको कैंसर पाया गया था? चंडीगढ़ से थे वो, नहीं याद? चलो कल कल बताना मुझे देख के। देखिए ध्यान से भाई, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, आजकल तो इंटरफेरोन देते हैं। ये क्या करते हैं?
बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं, इससे हमारा इम्यून सिस्टम ही खुद कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इंटरफेरोन एंटीवायरल प्रोटीन, यानी वो कैंसर जो या वो बीमारी, वो वायरस जब बॉडी में जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं, उसका नाम क्या होता है? इंटरफेरोन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको बेटा हमें? इंटरफेरोन। ठीक है, जो इंटरफेरोन होता है वो एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर स्टिमुलेटर भी होता है। ये हमारी खुद की सेल, कैंसर सेल को मारने लग जाती है और हम ठीक हो जाते हैं भाई। और आज का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। सबसे बड़ी बुराई है आजकल, ऐसी कोई मैरिज नहीं होती जहां पे लोग ड्रग्स नहीं लेते, या स्मोकिंग लगा लो, टबैको यूज करना लगा लो, अल्कोहल यूज करना बता दो। और आपको बताता हूं मैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ है बिल्कुल। ये बॉयज तो बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज का। आफ्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी के बाद मैं किसी शादी में, फ्रेंड की शादी थी, गया वहां पे। तो जब गए तो दोस्त ने कहा मेरे को, लोगे कुछ? उन्हें खोल ली अपनी बोतल वगैरह। मैं बोला मैं नहीं लेता, मैं तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ले लेता हूँ, हार्ड ड्रिंक से बस की नहीं है। एक दोस्त कहता भाई मेरी कसम भाई, तेरे को दोस्ती की कसम, और ये ले ले। मैं बोला भाई, क्योंकि इस टाइम जवाब तो देना ही होता है। मैं कहा मैं कसम दे रहा हूँ तो इस बोतल को फोड़ दे। मैं बोला जा, तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। तो उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, ले रहे हैं तो ले रहे हैं, किसको मना कर सकते हैं आप। तो मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक उठा ली और उनका जो सामान रखा हुआ था, ठीक है ना, उस थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया। अब क्या हुआ, आज जैसे 15-20 साल हो गए, आज उसको जब भी घर में पिटाई करते हैं ना बच्चे उसकी, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया वो, मतलब एडमिट करवाना पड़ता है, तो कोई नहीं लेके जाता, आखिर में फोन मेरे पास आता है, मैं लेके जाता हूँ उसको। तो ये जो चीजें आती ना, तो अल्कोहल का एडिक्शन होता है, बहुत खतरनाक चीज है। आप लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, घर में भी यदि कोई पीता है तो आपको जरूर जागरूक होना चाहिए ताकि वो ना पिए। इसमें सोसाइटी का भी रोल होता है, फ्रेंड सर्कल का भी होता है, टीचर्स का भी होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए ड्रग्स सबसे पहले हम बात करते हैं, आगे सारा डिस्कस करेंगे इस चीज को हम। बेटे ये होता है सबसे पहला था साइकोट्रोपिक ड्रग्स, मूड अल्टरिंग ड्रग्स होते हैं। एक आता इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ऐसा केमिकल जो एडिक्शन कोज करता है, उसको ड्रग्स कहते हैं। चाहे मान लीजिए किसी आदमी को कोरेक्स पीने की आदत पड़ जाए खांसी में, तो वो एडिक्टेड हो जाता है। जैसे अफीम का पौधा है, देखो ये दिखा रखा अफीम का पौधा, ये अफगानिस्तान साइड में ज्यादा उगाते हैं, इंडिया में भी उगाते हैं पर लाइसेंस लेना पड़ता है उनको, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। बताता हूँ क्या है। ये जो बड होता है ना इसका, इसमें कट लगा देते हैं तो इसमें व्हाइट रंग का फ्लूइड निकलता है, कुछ समय बाद वो डार्क हो जाता है, 24-48 घंटे बाद। ये अफीम होती है। ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिस होता है, एक पेन किलर होता है बेटा। ये इसकी प्योरेस्ट फॉर्म बनाई जाती है हीरोइन, यानी एसिटाइलेशन करके, देखो ध्यान से, समय की डाई एसिटाइल मोर्फिन बोलते हैं। यदि मोर्फिन का हम एसिटाइलेशन कर दें, मोर्फिन तो प्योर अफीम होगी, इसका एसिटाइलेशन कर दे तो और प्योरीफाई होगी ये, ठीक है ना। ये क्या होगी भाई? डाई एसिटाइल मोर्फिन हीरोइन। अब देखो बताता हूं मैं आपको, ये तो है नेचुरल, मोर्फिन और कोडीन तो है नेचुरल। ये है सेमी सिंथेटिक हीरोइन, क्योंकि हमने मोर्फिन को एसिटाइलेशन कर दिया तो हीरोइन बन गई। अब हीरोइन में भी जब मान लीजिए आटा छानते हैं तो नीचे बच जाता है ना वेस्ट मटेरियल, छानने से इसको बोलते हैं हम, है ना। वेस्ट जो होते हैं स्ट्रो बच जाते हैं, तो ये जो बचते हैं, वो जो हीरोइन को यदि फिल्टर करते हैं ना तो वेस्ट बचता है, उसको बोलते हैं स्मैक। इसको तो बोलते हैं ब्राउन शुगर प्योरेस्ट फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हीरोइन। ये तो बहुत जो अमीर आदमी होते हैं ना, लग्जरियस जिसको बोलते हैं, क्योंकि बड़े आदमियों के कुछ तो बड़ी बुराई भी बड़ी होंगी, तो वो ये लेते हैं बेटा। दूसरा जो गरीब आदमी है ना, को पितन निकलना चाहता है, वो इसकी बच्ची वेस्टेज होती है स्मैक, और जो स्मैक पीता है उसको स्मैक ही बोलते हैं हम, है ना। ये बेटा ऐसे बंदे होते हैं, इतने डिप्रेस्ड होते हैं ये, कि पुलिस ही पकड़ लेना तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस वाले अपन छोड़ देंगे उसको या कहीं, क्योंकि इनको ऊपर ना ये सुसाइड भी कर लेते हैं अपना, क्योंकि नहीं मिली ना ड्रग्स इनको, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जो इतने एडिक्टेड होते हैं, जिनको ड्रग्स नहीं मिले तो अपनी सुसाइड करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। चोरी करना, घर में से सामान उठा ले जाना, ये वही है, काबू में नहीं आते जल्दी से। पुअर मैन हीरोइन बोलते हैं इसको। एक ही गोली भी आती, टैबलेट आ गया आपका, सिंथेटिक पाउडर की फॉर्म में आते हैं, पैथेडीन, मेथाडोन, ये सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिस होते हैं, पेन किलर होता है। मोर्फिन जो टैबलेट होती है ना बेटा, वो तो जो किसी बंदों को कैंसर का ट्यूमर वगैरह हो जाता है उनको दिए जाते हैं, ताकि कम से कम यदि इलाज नहीं हो पा रहा है, डेथ नजदीक है, तो दर्द ना हो। इवन जिसकी सर्जरी होती है
उनको भी दी जाती है ये। आर्मी में भी, डिफेंस में भी जब कोई युद्ध पे जाता है तो वहां पे ड्रग्स के रूप में रखी जाती है ये, क्योंकि यदि गोली लग जाए, कोई मतलब फ्रैक्चर आ जाए, हाथ पैर टूट जाए युद्ध में, तो ताकि कम से कम दर्द कम से कम हो, तो ये मोर्फिन यूज की जाती है वहां पे। पर वैसे नहीं मिलेगी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती है। यदि कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। दूसरे नंबर पे आती है बीमार, ये बेटा पेपेवर सोमनीफेरियम, अफीम के पौधे का नाम क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरियम, पेपेवर। दूसरे नंबर पे आती है कैनेबिनोइड्स, भांग बोलते हैं इसको भाई। अपने घरों के आसपास से पौधा उग जाता है, ये पौधा होता है वो, सबने देखा होगा। और पेप इसका नाम होता है भाई कैनिबस टाइवा। क्या नाम होता है? इसी में से मुरिजुआना, हसीस, ठीक है ना, गांजा, चरस, ये सारी चीज मिलती हैं भाई। क्या मिलती हैं? चरस वगैरह। ये ना टिक्की पकोड़े के साथ भी खाई जाती है। बहुत सारे आदमी आपने देखा होगा कई बार, ये जो क्या होता है, एक तो भक्ति में जाते हैं कुछ आदमी कावड़ लेने भी भांग वगैरह ले लेते हैं रास्ते में। अब दिक्कत क्या आती है, ये मूड अल्टरिंग ड्रग्स है। यदि हंसने लग जाए तो हंसते ही रहोगे तुम, रोने लग गया तो उससे ज्यादा कोई गम का आदमी नहीं है। मतलब मूड बन जाएगा उसका, गाना गाने लग गया तो उसको दुनिया कान खराब कर देगा वो। क्योंकि ये ना जिस मूड में लग जाता है ना आदमी, यदि पैदल चलने लग गया तो 10-20-30 किलोमीटर बिना रुकेगा ही नहीं। तो ये कैनाबिनॉइड्स होते हैं बेटा, मूड अल्टरिंग ड्रग्स होते हैं। कुछ लोग तो इसका मजा लेने के लिए टेस्ट करते हैं, मैं भी देखता हूँ, उसका ही मूड बन जाता है फिर। तो ये जो बड़ी खतरनाक चीज होती है भाई ये भी एडिक्शन कोज करती है। एक होता है कोका अल्कलॉइड्स, कोकीन बोलते हैं इसको, सुनते नहीं ना। नेक्स्ट आता है भाई कोका, ये क्या नाम होता है? एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के प्लांट से मिलता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये। इससे लेने से एक दिमाग में खुशी सी होती है, डोपामाइन रिलीज हो जाता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट होता है भाई, देखो ध्यान से, सेंस ऑफ यूफोरिया। मतलब क्या होता है? फोड़ जाता है, सीधी सी बात, अपने ये लैंग्वेज में कह सकते हैं आप, मतलब फैल जाता है कि वो निडर हो जाता है, मुझे किसी का डर ही नहीं है, बहादुर बनने की कोशिश करता है वो। और ये ड्रग्स का इफेक्ट होता है बेटा। इसी तरह होलोसिनोजन, एक वर्ड यूज करता हूं आपका, होलोसिनोजन बेटे, विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होता है ये। यानी सी साउंड हियर कलर्स, आवाज जो आ रही है ना वो तो दिखने लग जाएगी आपको। जैसे कई गाने चल रहे हैं तो आपको हीरो हीरोइन दिखने लग जाएंगे। हियर कलर्स, और जो पेंटिंग है ना वो आपको बोलती हुई नजर आएंगी। जैसे आपके दादाजी की तस्वीर लग रही है, आपने ले लिया तो बोलते नजर आएंगे, है ना, पिक्चरों में दिखाता है जैसे। ये होलोसिनोजन होते हैं, जो इल्यूशन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होती है ये। इससे ना पता नहीं कौन सी आत्मा दिखाई दे जाएगी आपको। तो ये सारा केमिकल इफेक्ट होता है। जैसे बापू दिखाई देने लग गया था एक मुन्ना भाई पिक्चर में ना, जो संजय दत्त थे, होलोसिनोजन था बेटा वो। ये ऐसे ही आपने धतूरा का पौधा देखा होगा, धतूरा का फ्रूट कभी नहीं खाना चाहिए। धतूरा हो गया, एट्रोपा बेलाडोमा हो गया, उसी तरह कोका प्लांट होगा। ये सारे इल्यूशन, मतलब क्या बोलते हैं, होलोसिनोजन होते हैं, इल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, सी साउंड हियर कलर्स। नेक्स्ट आता है भाई, एक ड्रग्स आते हैं बारबिट्रेट्स। देखो ये काट लो, यहां से गलती से लिख दिया मैंने, ये इसको काट लेना, ये ना यहां देख लो। हाँ भाई, ये कैसे जाएगा? हाँ ये देखो, एक होता है बेटा बारबिट्रेट्स। बेटा ये क्या करता है जी, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, हड्डी बाहर निकलाती है स्किन को तोड़ के, तो डॉक्टर सबसे पहले उसको पेन किलर देगा ताकि कम से कम पहले दर्द कम हो जाए। तो इसमें क्या करेगा भाई, देखो ध्यान से, उसको बारबिट्रेट्स देगा। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनएक्टिव कर देता थोड़ा सा, और वो नींद आ जाएगी उसको। सेडेटिव से, देखो ध्यान से, ये उल्टा बोल दिया मैंने, सेडेटिव डिप्रेस सीएनएस, स्लोइंग डाउन ब्रेन एक्टिविटीज एंड कोज स्लीप। नोट नहीं आएगा यहाँ पे, सेडेटिव से नींद आ जाती है और ट्रांसक्यूलर से नींद नहीं आती। सेडेटिव और ट्रांसक्यूलर्स एक तरह की ड्रग्स होती है, दोनों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनएक्टिव करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। पर इससे सेडेटिव से नींद आ जाती है और ट्रांसक्यूलर से नींद, सेडेटिव जो क्या नाम है, बारबिट्रेट्स, उससे नींद नहीं आएगी। अब देखो ध्यान से, एक होता है एम्फीटेमाइन, एंटी स्लीपिंग ड्रग्स होती है। बहुत सारे बच्चे जो घरों से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो
बहुत बच्चे तो पढ़ते रहते हैं अपने आप, ईमानदारी से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होते हैं ड्रगिस्ट बन जाते हैं, वो एंटी स्लिप ड्रिंक्स ये लेके पढ़ाई करते हैं, सोचते ज्यादा पढ़ाई होगी, उससे फिर एडिक्शन हो जाती है इनके अंदर, और फिर वो इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सीएनएस स्टिमुलेटर होता है, सुपरमैन बोलते हैं, इट मेक्स द पर्सन सुपरमैन फीलिंग आ जाती है, भाई मैं तो सुपरमैन हो गया, शक्तिमान घूम जाएगा वो। और जो एथलीट होते हैं ना, वो भी अपनी परफॉर्मेंस प्रेशर में आके ये दवाई ले लेते हैं, फिर डोप टेस्ट में वो फंस जाते हैं। एथलीट का ये डोप टेस्ट होता है एम्फेटामाइन वाला, ठीक है ना। उसी तरह मैंने बताया था सेडेटिव से तो क्या होता है, नींद आ जाती है, बारबिट्रेट से नींद नहीं आती। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, यानी नींद भी आ जाती है इससे, और पेन किलर, स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी है। एंड यूजफुल इन द पेशेंट हु हैव अंडरगो सर्जरी, जिसकी सर्जरी हुई है हड्डी की, पैर की, मतलब गर्दन की, दिमाग की, कहीं से भी, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में हमें मॉर्फिन यूज करते हैं भाई। और इसमें फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं ना, दिमाग के काम नहीं करते। नेक्स्ट आता है भाई बारबुट्रेट डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इससे क्या होगा भाई, नींद आती है, और ये सॉरी सेडेटिव से क्या होगा, नींद आएगी, बारबुट्रेट से नींद नहीं आएगी। दोनों लगभग सेम होते हैं इनका, यही डिफरेंस है बस। एक तो होता है एक्टिव स्मोकर भाई, मान लीजिए मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं एक्टिव स्मोकर हो गया, और आप सरप्राइज हो जाओगे मेरी बॉडी में नुकसान वो कम होता है। पैसिव स्मोकर जो मेरे आसपास बैठे हुए ना, उनमें वो ज्यादा नुकसान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की यदि बात करें ना, बंद कमरे में अंगीठी लगा दी तो डेथ सुबह वही मिलती है ना, 5-6 बंदे मर जाते हैं रात को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, ना कलर होता है उसका, ना गंध आती। और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों हो ना कमरे में, तो हमारा हीमोग्लोबिन 250 गुना ज्यादा फास्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब 1 रुपए का सिक्का फेंक दिया एक बंदे ने यहाँ पे, एक साइड में 2000, तो सबसे पहले बच्चा कौन सा उठाएगा, 2000 का उठाएगा ना। सेम हीमोग्लोबिन है बच्चा, और 1 रुपए का सिक्का तो है ऑक्सीजन, और 2000 का सिक्का ज्यादा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो भाग के उसको उठाएगा उतनी स्पीड से, कभी नुकसान ना हो जाए। तो सेम हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ 250 से 300 गुना ज्यादा फास्ट बॉन्ड बनाता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वगैरह जो बनते हैं वो पॉइजनस होता है, और उससे धीरे धीरे सांस, ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है, और ब्रेन हमारा सुन पड़ जाता है और मर जाते हैं। आसान मौत है वैसे ये, ठीक है। तो ये बंद कमरे में अंगीठी कभी भी नहीं लगानी चाहिए। उसी तरह जो स्मोकिंग करते हैं ना बेटा, वहां पे एरिया तो चौक हो जाता है पूरा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उसको हम सांस ले पाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स में पहुंच जाएगी। उसको तो होना हो, हमारे को कैंसर जरूर हो जाएगा लंग्स का। तो ये होता है भाई बीड़ी, स्नफिंग, अरे बारीक पीस के तंबाकू को, और नाकों में पूरे लेके सूंघते रहते हैं कई आदमी, नाकों की सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाती है। सिगरेट्स, गुटखा भी खाते हैं, है ना, वो लगा के ऐसे जीभ के नीचे, उससे भी ओरल कैंसर होता है बेटा, पर मानते नहीं, लिख देते हैं नीचे, सिगरेट के नीचे लिखा था हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, पर लोग उसको देखते ही नहीं। नेक्स्ट आता है हब्बल बब्बल। कुछ जो ज्यादा समझदार आदमी होते हैं ना आजकल क्या कहते हैं, भाई बीड़ी से सिगरेट तो नुकसानदायक है, हुक्का नहीं है, उसमें ना फिल्टर होके आता है पानी में से, वो उतना ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये हब्बल बब्बल इसको बोलते हैं हुक्का। ये सारे सारे तंबाकू के ही रूप हैं, और ये सारे सारे कैंसर कोजिंग एजेंट है। और आजकल तो हुक्का बार बन चुके, लोग अपना स्टैंडर्ड मानते हैं कि भाई हम हुक्का पीते हैं, वास्तव में ये मानसिक बीमार हैं, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, एडोलसेंस स्टेज। ये क्यों बताया गया बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12 से 18 साल की जो एज होती है ना बेटा, एडोलसेंस किशोर अवस्था होती है, इसमें बच्चा नई नई चीजों को जानने की कोशिश करता है। अब पेरेंट्स सब रोकते हैं तो हो सकता है पेरेंट्स का विरोध भी करे वो, क्योंकि कई बार ना मम्मी पापा कहेंगे बेटा 4 बजे से पढ़ा कर, आपको थोड़ी ना पता है, आपके पढ़े होते, उल्टा बोलने लग जाता है। तो ये बात पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि एक एज है, ठीक है ना, इसके अंदर पॉजिटिव डायरेक्शन दी जा सकती है, स्पोर्ट्स में लगा दी उसकी एनर्जी, हो सकता है बहुत बड़ा एथलीट बन जाए, वो रेसर बन जाए। नेगेटिव चला गया तो पेरेंट्स से छुप के कोई ना कोई ड्रग्स ले सकता है, वो नशा कर सकता है, सट्टा खेल सकता है। आजकल मोबाइल ऐप आ रखे हैं, सट्टे लगा लगा के देखते, बच्चा एकदम से पैसा कमाना चाहता है, वो क्या करता है, मैच फिक्सिंग करने लग जाते हैं। इवन आजकल बेट वाली ऐप आ रखी है बहुत सारी। और एक बच्चे को मैंने कह दिया बेटा
कहाँ रहता आजकल? बोला सर बस यहीं पे। दूसरा बोला ये तो सोल्जर है। मैं कहा क्या बात, आर्मी में लग गया क्या? बोला नहीं जी, पबजी वाला सोल्जर है ये। तो ये पबजी वाले सोल्जर मत बनो बेटा, कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, आपको पता है, पबजी खेलते हुए, टास्क पूरे नहीं होते उनसे। तब देखे ध्यान से, मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स द ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज। ये क्या होता है बेटा, बहुत सारे खुद पीते हैं, फिर अपनी सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं वो, आज तो पिलाएंगे, कल को वो हमारे को पिलाएंगे। तो हमें ऐसी इन चीजों को रोकना होता है। टेलीविजन, मूवी, पिक्चरों में भी क्या होता है, स्मोकिंग दिखाएंगे हीरो को कि भाई इसका तो बड़ा मतलब अपना ओरा है, पर वास्तव में ये मोटिवेट करते हैं बच्चों को ड्रग्स लेने के लिए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर टोटली बैन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है भाई उत्साह लेने के लिए। भाई मान लीजिए आप बोल नहीं पाते किसी के सामने, ड्रिंक कर ली, बोल जाओ उल्टे, ठीक है ना। ये ड्रग्स क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बींग्स, कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगता है भी मैं ठीक हूं बिल्कुल, क्योंकि दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। भाई आदमी दुखी कब है, अब जो इसका एग्जाम है, ठीक है ना, तैयारी अच्छी नहीं है तो दिमाग खराब होगा ही, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है भाई हमारे पढ़े नहीं। पर यदि किसी ने ड्रिंक ले लिया तो दिमाग तो डिप्रेस हो गया, काम कर ही नहीं रहा, तो अपने आप वेलबींग हो गया, ठीक हो गया अपने आप, ठीक है ना। फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं बेटे, यदि कोई आदमी ड्रग्स लेता है, हुक्का पीता है, बीड़ी पीता है, ड्रिंकिंग करता है, ड्रग्स लेता है, उसकी छुड़वा दो एकदम से, बंद कर दो कमरे में, बेटा मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, पागल हो जाएगा वो। आखिर में डॉक्टर भी देंगे ना, मान लीजिए कोई डेली का 5 मिलीग्राम लेता है, तो फिर 4 देंगे, फिर से 3 देंगे, फिर 2, फिर धीरे धीरे कम करेंगे उसका, एकदम से तो डॉक्टर भी बंद नहीं करते, ठीक है ना। पर इसके अंदर होता क्या क्या है भाई, देखो ध्यान से, ये और ये उल्टा हो गया, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए भाई, पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। देखो ध्यान से भाई, यानी अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, कि भाई जो फ्रेंड सर्कल होता है उसके प्रेशर में नहीं आना होता हमारे को। बुरी चीज के लिए कभी भी प्रेशराइज मत होने दो अपने आप के ऊपर किसी को, ठीक है ना। कभी कभी मेरे दोस्त ने कहा यार इसकी बात तो बहुत मानता हूं, इसने कह दी तो ले लेता हूं, बिल्कुल नहीं भाई, उसी को कह दे तू छोड़ जा, वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम हो जाएगा फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, बेटे लोगों को शिक्षित करो, पढ़ना लिखना ठीक है जरूरी है, पर ड्रग्स छोड़ना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि तुम पढ़ भी लिख गए, आखिर में ड्रग्स लेने लग गए तो वैसे ही खत्म हो जाओगे। सबसे पहले हेल्थ अच्छी रखो, हेल्थ अच्छी तब होगी जब आप किसी नशे में नहीं पड़ रहे हो। दूसरे नंबर पे सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स, अपने दोस्तों को, जो अच्छे दोस्त हैं उनकी, जैसे मान लीजिए बच्चा कोई ड्रग बुरी आदत में पड़ गया, पहले पेरेंट्स बताएं उसको अच्छी तरह से बिहेव करें, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है। उसके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनको कहो, उसको मोटिवेट करें। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, उसको बताओ कि भाई इसकी ये बुराइयां हैं। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इनकी मदद लो। वो ड्रग्स देते हैं, वो दवाइयां देंगे जिससे धीरे धीरे आपकी जो, जैसे किसी की मान लीजिए बीड़ी की लत छुटवानी है, तो ये ड्रग्स देते हैं जिससे धीरे धीरे उसकी लत उसको ना, मतलब जो बीच बीच में दौड़ाता है पीने के लिए, वो नहीं आएगा। अब ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर की बातें हैं। ब्लड, देखिए वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होती है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। कौन कौन से भाई, आरबीसी। आरबीसी का नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। शुरू में बनता है योग सैक में, फिर बनता है बेटा लीवर में, फरोग की किडनी में, बाद में बनती है बोन मैरो में। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन होते हैं और 4 आयरन ग्रुप होते हैं। एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड, एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। यदि कमी हो जाए बॉडी में आरबीसी की, इसको एरिथ्रोसाइटोपिनिया एनीमिया कहते हैं। ज्यादा हो जाए पॉलीसाइथीमिया, और बनने का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोपोइसिस। अब देखो ध्यान से, इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 ± 2 होता है। दूसरा होता है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, और ये 1.5 लाख से 5 लाख 4.5 लाख तक होते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया में इनकी संख्या घट जाती है।
इससे कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है और डेथ हो सकती है, इसलिए हमें एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। इसकी कमी हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ज्यादा हो जाए तो पॉलीथ्रोम्बोसाइट, और बनने का नाम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोपोइसिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आती है डब्ल्यूबीसी। कौन सी आती है भाई, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है बेटा ल्यूकोसाइट। ये जो ब्लड कंटेंट होता है ना, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आता है, एनिमल टिश्यू में भी आता है, और इम्यूनिटी वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी आता है। ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें दाने दाने से हो, ग्रेन्यूल्स हो, और जिसमें दाने दाने ना हो क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुल्स किसके होते हैं बेटे, लाइसोसोम के होते हैं। किसके होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडल बैग्स होते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं किसी डैमेज ऑर्गन को, पुराने ऑर्गन को। न्यूट्रोफिल, इसको सोल्जर बोलते हैं। पोलीमोर्फ, 3 से 4 लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, 3 से 4 लोब्ड न्यूक्लियस। यदि देखो ध्यान से, एक और बताता हूं आपको मैं, ये न्यूट्रोफिल देख लो, 1 2 3 या 4, 3 to 4 लोब न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस एक ही है, लोब कितनी है, इसमें एक थोड़ा सा आगे एरिया बढ़ा हुआ होता है, इसका नाम होता है ड्रम स्टिक्स। क्या नाम होता है इसका, यदि ये ड्रम स्टिक्स प्रेजेंट है तो फीमेल का खून है, और ड्रम स्टिक्स प्रेजेंट नहीं है तो मेल का खून है। कैसे पता लगा, हमारे उमन मेल के अंदर 44 तो ऑटोसोम होते हैं, और एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम होता है, 2 एलोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम या आइडियोसोम बोलते हैं। ये तो ऑटोसोम हो गए 44, और 2 क्या हो गए, एलोसोम, आइडियोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, तो एक एक्स क्रोमोसोम तो इनएक्टिव हो जाता है, एक हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसको बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। अब ये एक्स क्रोमोसोम है ना, ये न्यू सेल की न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियोलस हो गया, एक ये मेम्ब्रेन के पास जाके जम जाता है एक एक्स क्रोमोसोम। इसको बार बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमन फीमेल के अंदर एक बार बॉडी मिलती है। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 इज कॉल्ड नंबर ऑफ बार बॉडी। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को हम बार बॉडी कहते हैं। बार बॉडी को हम न्यूट्रोफिल के केस में क्या बोलेंगे, ड्रम स्टिक्स कहते हैं। दूसरा इओसाइनोफिल, जिसमें बाइलोब न्यूक्लियस होता है, एसिडिक डाइजेस्टेन होता है, इसको एसिडोफिल बोलते हैं। बेसोफिल बेसिक डाइजेस्टेन होता है ये। अब आता है बेटा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, एक तो टी सेल, दूसरा कौन सा होता है, टी सेल से सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम बनता है बेटा। सप्रेसर टी सेल हमारे इम्यून सिस्टम को दबा के रखते हैं, कल बताया था मैंने। हेल्पर मदद लेता है किसकी, बी सेल की। हेल्पर मदद किसकी लेता है भाई, और एड्स वायरस सबसे पहले किसको मारेगा, मोनोसाइट को और हेल्पर को। और जो हुमोरल मीडिएट इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर पाता, किसके केस में, एड्स के केस में। ठीक है, और ना लास्ट है भाई, ये हमारी बॉडी में वो दिखा रखे हैं जितने लिम्फोइड ऑर्गन है ना, ये पेयर पैचेस दिखा रखे हैं, ये अपेंडिक्स दिखा रखी है, ये लिम्फ नोड दिखा रखे हैं, ये सप्लीन ब्लड बैंक है, कब्रिस्तान बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आके आरबीसी स्टोर रहती है और मरती है। ये सारी बॉडी में दिखा रखे हैं जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। सप्लीन की पोजीशन ये होती है पैनक्रियास के ऊपर, स्टोमक के पीछे। ये इम्यूनोग्लोबिन दिखा रखी है, ए डी ई जी एम। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, जी। लार्जेस्ट साइज कौन सी होती है, एम। और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें क्या होता है, ए, कोलेस्ट्रोम। और ये फेसियस मैटर के थ्रू भी निकलती है, कोप्रो भी बोलते हैं इसको, कोप्रो एंटीबॉडी। ये 10 से 15% होती है। डाइमर 2 यूनिट जुड़ी होती है जे चेन से। प्लेसेंटा के थ्रू कौन कौन ट्रांसफर हो जाती है भाई, ये 2 वाली, जी और एम। ठीक है, बी और टी सेल में डिफरेंस बता दिया। जन्म से जो इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी, जन्म के बाद वाली का नाम क्या होता है, एक्वायर्ड। ठीक है, और एक्टिव इम्यूनिटी मेरी खुद की सेल एक्टिवेट हो, जैसे पोलियो के केस में, बीसीजी के केस में, एमएमआर के केस में, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है। एंटी सिनोक्विनोम
या माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कौन सी इम्यूनिटी आती है, पैसिव, यानी बनती एंटीबॉडी किसी दूसरे जीव में है, फिर ट्रांसफर दूसरे में कर देते हैं। एक बार इसको पढ़ लेना दूसरी बुक से ये। और ये है बेटे ऑटो इम्यून डिजीज की लिस्ट। ऑटो इम्यून डिजीज में एडिशन डिजीज कोर्टेक्स रीजन में होती है, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। डायबिटीज मिलिटस शुगर की बीमारी, ग्रेव डिजीज, ओसिमोटो डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी सारी आजकल ऑटो इम्यून डिजीज हैं। कौन सी हैं? गठियाबाद जिसको बोलते हैं, रूमेटोइड आर्थराइटिस। ये एड्स वाइज इसका डायग्राम दिखा रखा है पूरा डिटेल में। ये बाहर से प्रोटीन होता है पूरा पूरा, इसलिए वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट करते हैं इसका। कौन सा करते हैं? ये मैंने करवाई दिया था आपको, ठीक है। जो ट्यूमर नहीं फैले दूसरी जगह है उसका नाम होता है बिनिंग ट्यूमर, और जो एक जगह दूसरी जगह फैल जाए क्या बोलेंगे इसको? मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मूविंग फेज ऑफ कैंसर इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ऐसे ट्यूमर बन जाता है पूरा पूरा बेटा एक। और ये ड्रग्स के दिखा रखे नाम, किस किस प्लांट से मिलते हैं ये, और कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। टाइम लगे तो जरूर देख लेना। और एक बार सभी बच्चों का फोटो दिखा दो इनका, जो जो आज प्रेजेंट है। और आज शाम को मैं टेस्ट भेजूंगा, कल का आधे बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं आया है।